हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचर्स मंत्रा आप लोगों के लिए करा रहा है पेपर वाली सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं 2011 से लेके जितने भी लेटेस्ट ईयर में आपके सीबीटी मोड में जो पेपर हुए थे वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपका एजुकेटर चेतन हमेशा की तरह हाजिर हूँ फिर सीडीपी क्लास लेके, जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे अपना 30 आउट ऑफ 30। कैसे आप सीडीपी सेक्शन में 30 में से 30 नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए, सो उसी क्रम में आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम जो पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे वो 2019 के रहने वाले हैं। 2019 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पैटर्न रहा होगा, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा होगा, वो सब कुछ हम समझेंगे। चलिए, सो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होगी? देखो, मैं हमेशा से हर क्लास में बताता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप देखेंगे तो क्या पूछ रहा है आपसे? सर्वाधिक संवेदनशील, है ना? किसके विकास के लिए? भाषा के अर्जन और विकास के लिए। अब हो सकता है यहां पे आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगे, क्योंकि आपको चुनना क्या है, आपको वो ऑप्शन चुनना है जो सबसे बेस्ट हो। ठीक है, चलिए। सो कौन सी ऐसी स्टेज है? जन्म पूर्व अवधि, यानी जन्म से पहले की जो अवस्था है वो होगी, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था या फिर किशोरावस्था, है ना? प्री नेटल पीरियड, देखिए जब हम बात कर रहे हैं किसकी, भाषा के अर्जन और विकास की, ठीक है, तो प्री नेटल कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुरंत इसको हटा दीजिए आप, है ना? प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो है, जो अर्ली चाइल्डहुड है, इसके बारे में बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। ये अवस्था बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बच्चे के ऊपर पूरा पूरा ध्यान आपको देना चाहिए। यानी ये एक ऐसी स्टेज है कि यहाँ पे जाके बच्चा जो होता है सबसे ज्यादा, मतलब हमें ये बोल सकते हैं एक संवेदनशील समय होता है। तो भाषा का जो अर्जन और विकास है ना, उसके लिए जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होगा वो क्या होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है। अब यहाँ पे मध्य बाल्य अवस्था है, बट हमको चुनना क्या था? हमको सर्वाधिक चुनना था, जो सबसे ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा भाषा का अर्जन या अधिगम होगा वो किस अवस्था में होगा? प्रारंभिक बाल्य अवस्था में। मध्य बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? जब सीटेट एग्जाम दे रहे हो तो प्याजे, बायगोस्की और कोहलबर्ग, है ना, इनको कैसे छोड़ सकते हो? यहां से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब अगर आपने कोहलबर्ग के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपने ये जरूर पढ़ा हुआ कि उन्होंने कौन सी स्टेजेस बताई थी। तो आपसे वही पूछ रहा है कि नैतिक विकास की कोहलबर्ग ने इसमें से कौन सी एक स्टेज बताई है। चलो पढ़ लेते हैं फटाफट से। प्रसुप्ति अवस्था के बारे में बताया है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के बारे में बताया है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। अब देखो, आप अगर देखोगे तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा? मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था थी ना, ये किसकी थी? ये तो किसने दी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो थी ये तो प्याजे की स्टेज थी, तो ये तो करेक्ट होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रसुप्ति अवस्था से भी कोई मतलब नहीं है। जब हम नैतिक विकास की बात कर रहे हैं और बात किसी कर रहे हैं, कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, तो तुरंत आप देखिए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये स्टेज किसने दी थी? कोहलबर्ग ने दी थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कक्षा में परिचर्चा के दौरान, कक्षा में डिस्कशन चल रहा था, है ना, परिचर्चा चल रही थी, उसी के दौरान एक शिक्षक जो है वो प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें एक शिक्षक हैं, वो क्या कर रहे हैं? डिस्कशन के दौरान लड़कियों की तुलना में ज्यादा जो ध्यान दे रहे हैं ना, वो किस पे दे रहे हैं? लड़कों पर दे रहे हैं। ठीक है, अब टीचर जो ऐसा कर रहे हैं तो ये किस चीज का उदाहरण है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता, है ना? जेंडर पक्षपात कर रहे हैं ऐसा करके क्या वो, या फिर जेंडर की पहचान कर रहे हैं, या फिर जेंडर संबद्धता बता रहे हैं, या फिर जेंडर समरूपता बता रहे हैं। अब आपने देखा एक जेंडर को ज्यादा प्रायोरिटी दी दूसरे जेंडर की तुलना में, यानी लड़कियों की तुलना में प्रायोरिटी किसको दी?
लड़कों को दी, तो उन्होंने क्या किया, जेंडर पक्षपात किया कि नहीं किया, है ना। जेंडर पक्षपात हुआ यानी जेंडर बायस हुआ। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलीवेंस और जेंडर कॉन्स्टेंसी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि टीचर ने एक जेंडर पे ज्यादा ध्यान दिया है, दैट इज कॉल्ड जेंडर पक्षपात। आई बात समझ में, बहुत सिंपल था। चलो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। अब आसान क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगेंगे, टफ लगेंगे। ठीक है, चलो दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी कहां से है, जेंडर से ही लिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो पद्धति है, जो मेथड है वो कौन सा इफेक्टिव होगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि बच्चों में क्या कम करना है, आपको जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका को क्या करना है, कम करना है। तो कौन सा तरीका ऐसा होगा जो इसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। पढ़ते हैं कि करके सारे ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, यानी अगर आप बच्चों के साथ परिचर्चा करोगे, डिस्कशन करोगे किसके बारे में, जेंडर बायसनेस के बारे में, तो इसको शायद हम कम कर सकते हैं। अब भाई देखो ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, ये जानने के लिए बाकी के 3 ऑप्शन जरूर पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड में क्या है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। अब देखो यहां पे केवल आप क्या कर रहे हैं कि जो जेंडर विशिष्ट भूमिका है ना उनको महत्व दे रहे हैं। तो अगर मैं तुलना करूं फर्स्ट और सेकंड वाले ऑप्शन की, जब यहां पे बच्चा क्या होगा, परिचर्चा करेगा, डिस्कशन करेगा, तो आई थिंक ज्यादा उस पर इंपैक्ट पड़ेगा बजाय इस बात के, तो ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो थर्ड में क्या है, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर सेग्रेटेड प्ले ग्रुप्स। ये तो क्या है, ये तो बढ़ावा देगा भाई। आपने क्या कर दिया, जेंडर के अलग अलग समूह बना दिए, जेंडर खेल के, जैसे बॉयज का ये वाला गेम हो गया, गर्ल्स का ये गेम हो गया, तो ये क्या करेगा, ये तो जेंडर स्टेरियोटाइप को और ज्यादा बढ़ाएगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। अब जैसी बात यहाँ पे थी वैसी बात यहाँ पे कर दी है, बस वहां पे खेलने की बात थी, यहाँ पे अलग अलग बैठने की व्यवस्था कर दी कि भैया लड़के यहाँ बैठेंगे और लड़कियां यहाँ बैठेंगी। तो जब ऐसा करोगे तो यहां से आप कैसे कम कर सकते हो, ये तो आप और बढ़ावा दे रहे हो उन चीजों को। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब आप जेंडर बायसनेस के बारे में डिस्कशन करोगे तो यहां से क्या होगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे ही आते रहिए, उस अच्छे से पढ़ते रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, देखो आंसर कहां छुपा है, आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सब कुछ भूल जाओ क्या है, बस उस वैज्ञानिक का नाम बता दो जिसने क्या किया, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बता दो जिस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पे ज्यादा जोर दिया, है ना। और ये आपको आंसर मिल गया होगा, जेबी वॉटसन या जॉन बी वॉटसन बिल्कुल नहीं है, लेव बाइगोस्की। देखो सामाजिक सांस्कृतिक की बात किसने करी थी, बाइगोस्की ने करी थी, बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो जीन पियाजे की जब बात करेंगे तो पियाजे का सिद्धांत किसका था, पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी, है ना। और कोहलबर्ग ने किसकी बात करी थी, नैतिक विकास की बात करी थी। पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। सो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। डन, चलिए देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिक्सॉ पहेली को करते समय, जिक्सॉ पहेली को सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नजमा, एक 5 साल की लड़की जिसका नाम क्या है, नजमा है। अब वो क्या कर रही है, नजमा स्वयं से कहती है, ध्यान देना किससे कह रही है, खुद से कह रही है। देखो जरा देखो, वाइल वर्किंग ऑन अ जिक्सॉ पजल। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, अब 5 इयर्स, है ना, अब 5 ईयर ओल्ड नजमा सेज टू हरसेल्फ, किससे कह रही है, सेज टू हरसेल्फ, स्वयं से कह रही है, खुद से ही कह रही है, खुद से कह रही है। क्या बोल रही है कि नीला टुकड़ा कहां है, ये बात किसने बोली, उसने
ये बात किससे बोली है? किसी और से नहीं बोली, अपने आप से ही बोली है, खुद से बोली है, स्वयं से बोली है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। ये उसने जितना भी वार्तालाप किया सब अपने आप से किया, ठीक है, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। ये उसने बातचीत करी, किससे करी? अपने आप से करी, ठीक है। सो इस प्रकार की वार्ता को, इस प्रकार की स्पीच को बाइगॉस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो अगर आपने बाइगॉस्की को पढ़ रखा है तो आंसर बिल्कुल आपके सामने सामने मिल गया होगा आपको, है ना। अब देखो, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच जब मैं बात करता हूं मतलब व्यक्तिगत वार्ता, तो शायद क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर मिल गया होगा कि जब स्वयं से बातचीत कर रही है, यानी बाइगोस्की ने क्या बोला कि जब बालक खुद से बातचीत करता है तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी ये। डन। जोर से बोलना नहीं होगा। पाड़ ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग दिया बाइगोस्की ने था, बट इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, सो ये भी करेक्ट नहीं होगा। आत्म केंद्रित वार्ता भी नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? व्यक्तिगत वार्ता। बहुत सिंपल है, अगर आप चीजों को समझ के करेंगे। क्वेश्चन देख के घबरा जाते, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आंसर होगा? नहीं, सिंपल सी आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में ही होता है, अगर आप ये बात समझ जाते, है ना। स्वयं से बात कर रही है तो प्राइवेट स्पीच। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को क्या कर रहे हैं? संकेत दे रहे हैं, है ना, बच्चों को हिंट दे रहे हैं, और अगर आवश्यकता पड़ रही है तो क्या कर रहे हैं? सहयोग भी कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। लेकिन आसान कब होगा? आसान होगा तभी जब आपने इसको समझ रखा है ना। प्रचलन नहीं होगा, अनुबंधन नहीं होगा, मॉडलिंग भी नहीं होगा, फिर क्या बचा? पाड़, है ना, पाड़ है ये, पाड़, पड़ाव और ढांचा, ये तीन वर्ड याद रख लेना। बाइगोस्की ने जो बात करी थी उसको उन्होंने क्या नाम दिया? पाड़, पड़ाव और ढांचा, ठीक है। इसमें से कोई भी एक वर्ड आ जाए, और अगर आपको इन वर्ड को समझने में दिक्कत है तो इंग्लिश में लिख लेना स्कैफोल्डिंग, है ना। स्कैफोल्डिंग सिंपल सी बात आप सबको आती है, लेकिन अगर नहीं पता है तो देखो समझो। एक बच्चा है जो 50 तक काउंटिंग जानता है, 50 तक उसको आती है, लेकिन टीचर क्या करना चाहता है? टीचर चाहता है कि इसको 100 तक काउंटिंग आ जाए। 50 तक वो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी संकेत के, बिना किसी सहयोग के कर लेता है, लेकिन बच्चे को 100 तक सिखाना है तो टीचर ने क्या किया? यहां तक इसको पहुंचा दिया, है ना, यहां तक इसको पहुंचा दिया। अब ये जो हेल्प दी गई, ये बच्चे को जो हेल्प दी गई, ये बच्चे को जो सहायता दी गई, यही क्या कहलाई? पाड़। यही क्या कहलाई? ढांचा। यही क्या कहलाई? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, बच्चे को जो हम सहयोग देते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, ध्यान रखना स्कैफोल्डिंग में टीचर कभी भी पूरा सॉल्यूशन नहीं देता है, वो बच्चे को जस्ट केवल क्या करेगा? गाइड करेगा ओनली, ठीक है ना, गाइड करेगा, बच्चा खुद से सॉल्व करता है। तो संकेत दिया या फिर सहयोग किया तो क्या कहलाया? स्कैफोल्डिंग। डन। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि जो चार विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी एक क्वालिटी किसकी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है। चार स्टेज दी हैं जीन प्याजे ने, आप सबको पता है। उसमें से एक जो अवस्था है जिसका नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो उसकी विशेषता कौन सी होगी इन चार में से? यानी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसकी कौन सी विशेषता इसमें से एक आपको नजर आ रही है? अब एक बार देख लेते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, ये तो मूर्त संक्रियात्मक में नहीं आएगा भाई, है ना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात कर रहे हैं, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। संरक्षण, इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, है ना। याद करो जो कंजर्वेशन था प्याजे की थ्योरी में, जिसमें प्याजे ने क्या किया था? दो बीकरों का यूज किया था, है ना, दो बीकरों का यूज किया था। या ऐसे समझ लीजिए कि संरक्षण क्या होता है। मान के चलिए ये एक पतला कोई गिलास है, ठीक है।
अब इस गिलास में भी 1 लीटर वाटर है और एक दूसरा ये एक गिलास है जो कि चौड़ा गिलास है, ठीक है। लेकिन जो पतला वाला है ना, ये थोड़ा सा लंबा है इससे, पतला वाला जो है इससे थोड़ा सा क्या है, लंबा है। यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर है और यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर है। दोनों में कितना है, 1-1 लीटर पानी है। लेकिन जब बच्चे में संरक्षण का गुण नहीं होगा तो आप बच्चे से पूछोगे बताओ किसमें पानी ज्यादा है, तो बच्चा आंसर कहेगा कि इसमें ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब उसमें कंजर्वेशन आ जाएगा, जब उसमें कंजर्वेशन का गुण आ जाएगा, तो बच्चा कहेगा कि दोनों में क्या है, इक्वल है, दोनों में बराबर है। और ये कब आता है बच्चे में संरक्षण का गुण, संरक्षण गुण आता है बच्चे में मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संरक्षण यानी कक्षा समावेशन। बाकी देखिए इसमें अगर आप देखेंगे पदार्थ स्थायित्व हो गया या फिर अस्थिगत अनुकरण हो गया, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। पदार्थ स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना, ये इसका हिस्सा नहीं होगा। फिर क्या है, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी ये भी इसका हिस्सा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, संरक्षण है, कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन किस अवस्था में पाया जाता है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। डन। चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिर पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन आया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था बच्चों के विकास के लिए, उसमें से ये पूछ रहा है आपसे कि भैया जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था ना, तो पियाजे की संरचना इसमें से कौन सी है। पियाजे के सिद्धांत को पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा स्कीमास की बात करी थी उन्होंने, या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करी थी, या फिर कंडीशनिंग की, या फिर इन्फोर्समेंट की। तो अगर आप देखेंगे अवलोकन अधिगम पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं भी यूज नहीं किया है, अनुबंधन भी यूज नहीं किया, प्रबलन या पुनर्बलन इसका भी यूज नहीं हुआ है। पियाजे ने क्या यूज करा था, स्कीमा यूज करा था, है ना। स्कीमा जो संरचना थी वो कहाँ पे यूज हुई थी, पियाजे के सिद्धांत में। बस वही आपसे पूछा गया था कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसमें से कौन सी पियाजे की संरचना इसमें से है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्कीमा। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन मूल्यांकन आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है या जो प्राथमिक उद्देश्य है आकलन का, वो इसमें से क्यों होना चाहिए, या इसमें से क्या होना चाहिए। आकलन मूल्यांकन सब लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब आपको ये बता देना है कि जो आकलन है उसका उद्देश्य क्या है। ये मैंने आपको हमेशा बताया कि हर किसी काम का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, बिना काम के कभी कोई, बिना उद्देश्य के कभी कोई काम नहीं होता है। तो ऐसी जो आकलन है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, कि बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं, श्रेणी निश्चित कर रहे हैं। भाई ये कैसे कर सकते हो, ये मैंने पहले ही बताया आपको कि ऐसा बच्चों को लेवलिंग करना, बच्चों को कैटेगराइज करना, बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवाइड करना, ये सब क्या है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अब ये तो सही लग रहा है ऑप्शन, लेकिन यानी कि आप पढ़ सकते हो यहां पे भी कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये तो सही लग रहा है, लेकिन क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, एक बार बाकी के ऑप्शंस को रीचेक करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, फिर से नेगेटिव वर्ड, आप उनके नंबरों के आधार पे उनको नामांकित बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण साफ साफ नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को ग्रेडिंग नहीं करनी, बच्चे को पास फेल नहीं से आपको ऐसे नहीं दिखाना कि ये पास है ये फेल है ना, यानी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण नहीं करना। और ना ही उनको उनके नंबरों के आधार पे आपको नामांकित करना है, ना ही उनकी श्रेणी को निश्चित करना है। अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों में ही नेगेटिव वर्ड थे। अगर आपको ये वर्ड कीवर्ड्स पता है तो आपको कोई घबराने की जरूरत ही नहीं थी, सेम बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, है ना। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और उनकी जो भ्रांतियां हैं, जो उनके कंफ्यूजन्स हैं, जो उनके डाउट्स हैं, है ना, उसको समझना, ये उद्देश्य होना चाहिए किसका, आकलन का। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो अब,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या पूछ रहा है कि बुद्धि के बारे में इसमें से क्या करेक्ट होगा? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऐसा तो नहीं है भाई कि जन्म के समय ही निर्धारित होगी, तो ये तो सही नहीं होगा। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। यानी जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं? बुद्धि को मेजरमेंट कर सकते हैं। इस बात से कितना सहमत होंगे? आई थिंक इस बात से सहमत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बुद्धि एक एकात्मक कारक है। ये बुद्धि को केवल एक कारक की बात कर रहे हैं। यहीं से समझ जाना चाहिए कि बुद्धि एक कारक नहीं होती है ना? बुद्धि का कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, तो ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। फोर्थ में क्या है? बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है ना, तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है इंटेलिजेंसी के बारे में कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इंटेलिजेंसी के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रूही नाम की लड़की है जो क्या करती है? हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही नाम की लड़की थी, उसके सामने कोई जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करती है? उसके समाधान के लिए एक से अधिक, है ना, एकाधिक का मतलब क्या होता है? एक से अधिक, यानी कई सारे समाधानों के बारे में वो सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, है ना। कुछ जो समाधान होते हैं वो कैसे होते हैं? ओरिजिनल होते हैं, है ना, ओरिजिनल होते हैं यानी मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सिंपल सी बात है, एक बालक है कोई, जब भी उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो उसके समाधान के लिए कई तरीके से सोचता है, और उसमें कुछ तरीके कैसे होते हैं? बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि उसके अंदर किस प्रकार के गुण हैं? एक बार देख लेते हैं। सृजनात्मक विचारक होगा वो बच्चा। कैसा होगा? क्रिएटिव थिंकर, है ना। सृजनात्मक विचारक होगा, क्रिएटिव थिंकर होगा। भाई बात तो सही लग रही है कि क्रिएटिव है तभी कई सारे विचारों को सोच पा रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन को रिचेक करना पड़ेगा, है ना। अविसारिक विचारक, अविसारिक विचारक किसको बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकर को। ये मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको समझाया था, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में बच्चा क्या करेगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग में उसके पास किसी भी समस्या का केवल एक समाधान होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी समस्या सही, उसके उसके समाधान के लिए वो एक ही तरीके से सोच पा रहा है। और एक बच्चा ऐसा है जब उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो कई तरीके सोच सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो डाइवर्जेंट थिंकर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकर हो जाएगा कि जब वो एक समस्या के कई से अधिक समाधान के बारे में सोच पा रहा है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कहीं पे भी हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला या डाइवर्जेंट थिंकर वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या है? अन्य विचारक है या फिर आत्म केंद्रित विचारक है ना, यानी वो रिजिड थिंकर है और या फिर ईगो सेंट्रिक थिंकर है। तो अगर आप देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? डाइवर्जेंट थिंकर आना चाहिए था। बट चूंकि डाइवर्जेंट थिंकर नहीं है कहीं पे, अगर आप देखेंगे सृजनात्मक विचारक, जब हम क्रिएटिव थिंकर की बात करते हैं, सो क्रिएटिव थिंकर इज इक्वल टू डाइवर्जेंट थिंकर। ठीक है, क्रिएट जिस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है तभी तो वो एक से अधिक समाधान के बारे में सोच पा रहा है। अगर क्रिएटिविटी ही नहीं होगी तो वो कैसे सोच पाएगा? सो राइट ऑप्शन बिल्कुल सिंपल था, सृजनात्मक विचारक, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान के चलिए आप हैं एक शिक्षक, ठीक है, और होने वाले सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं आप लोग। तो अगर मान के चलिए कि आपकी क्लासरूम में ऐसा होता है कि वंचित समूह से संबंधित कुछ विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा क्या हो रहा है? सहभागिता कम हो रही है। मतलब वो क्या कर रहे हैं? उनका जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एज ए टीचर आप क्या करेंगे? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब
सिंपल सी बात है, इसका कोई ऐसा आंसर किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। जस्ट अपनी थिंकिंग अप्लाई करिए, बस एक टीचर वाली सोच सोचिए और उसका आंसर कर दीजिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, क्या ऐसा करोगे? क्या सरकार इसलिए पैसा देगी? अगर ऐसा करें तो विद्यालय छोड़ जाओ, घर बैठो आराम से, हैं? ऐसा करोगे? नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो ये तो हटा दो इसको, ठीक है। अब क्या है, इस स्थिति को जैसे ही है स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे छोड़ रहे हैं तो छोड़ दो भैया, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हैं? 1 तारीख को हमारे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हैं? ऐसे करोगे? नहीं करोगे। ये भी गलत बात है। डन, 2 ऑप्शन हट गए, कितने बचे? 2। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, उनसे उम्मीद ही मत करो। ये अच्छा समाधान था, है कि भैया हम तो आपसे उम्मीद ही नहीं कर रहे। एज ए टीचर बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। अब जब 3 गलत हो गए तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला सही होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है इसमें। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। अगर बच्चे का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है ना, तो पहले विचार करो अपनी टीचिंग मेथड पर, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी पर। बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसकी गलती नहीं है, गलती एक टीचर की है। कैसे फेल हुआ, है ना? बच्चा अगर फेल हुआ तो व्यवस्था फेल हो गई समझो। बच्चे की कोई गलती नहीं थी, गलती आपकी थी कि आपने उसको कैसा पढ़ाया जो उसको वो नहीं समझ पाया। तो यहाँ पे क्या था कि अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चों की जो सहभागिता है वो हो रही है कम, तो आप क्या करोगे? अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करोगे कि भाई कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा, या फिर मैं कहीं ऐसा तरीका तो नहीं यूज कर रहा कि बच्चे के लिए बड़ा उसका जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उससे ऊपर का जा रहा हो, या फिर मैं कुछ ऐसे मेथड यूज कर रहा हूं जो बोरिंग मेथड हो या जो बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हो। मल्टीपल कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? पहले अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करोगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने आपको चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? अपने टीचिंग मेथड पे विचार करोगे कि मैं किस मेथड से पढ़ा रहा हूं, किस मेथड से नहीं पढ़ा रहा, क्या ये मेथड बच्चों के लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे? नए तरीके ढूंढने का प्रयास करोगे। तो अगर जब आप ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा? शायद बच्चों की सहभागिता कम ना हो, ठीक है। बहुत सिंपल था, बिल्कुल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था ये। कहीं भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस केवल आपको जरूरत है तो एक टीचर का जो एप्टीट्यूड है बस उसको अप्लाई करना है आपको, ठीक है। डन, चलिए भाई। अब देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आया है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, अब जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको किससे दिया? एक इंक्लूसिव क्लासरूम से। यानी एक समावेशी कक्षा है तो उसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक जो योजनाएं हैं, यानी आप ये बोल सकते हो इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स, उसको तैयार नहीं करने चाहिए। मतलब जो विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं हैं, एक इंक्लूसिव क्लासरूम आप जानते हैं कि उसमें हर तरह का बच्चा है, ठीक है ना? हर तरह का बच्चा है उसमें, तो उसमें कुछ विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं होंगी। तो क्या उन विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को टीचर को तैयार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है, करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। कभी कभी तैयार करना चाहिए, कभी कभी क्यों करना चाहिए? बच्चे कभी कभी आते हैं क्या? बच्चे तो डेली आते हैं, तो कभी ये वाली बात भी गलत हो गई, ठीक है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। देखिए सक्रिय, ये वर्ड आपका कैसा है? ये वर्ड आपका पॉजिटिव है, बस ये समझ जाइए पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी शुड एक्टिवली प्रिपेयर, उसको विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को एक सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। अभी तक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन 4 वाला देख लेते हैं। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। इससे पहले भी समझाया मैंने, हतोत्साहित तो होना ही नहीं है, ना ही करना है। हतोत्साहित वर्ड कैसा होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। तो ना ही हतोत्साहित होगे, ना ही बच्चों को करोगे। तो ये बात भी क्या हो गई? गलत। राइट ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। डन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? अब जिनको समझ में नहीं आया ये क्या है वो यहां पढ़ लो। सिंपल सी बात है। क्या पूछ रहा है? डिसलेक्सिया पूछ रहा है। डिसलेक्सिया के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? डिसलेक्सिया के प्राथमिक लक्षण क्या हो सकते हैं? सबको पता है डिसलेक्सिया क्या है। न्यून अवधान विकार है, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। भाई
डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? पठन विकार होता है डिसलेक्सिया, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। और ये इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है? पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तो ये तो नहीं होगा, है ना। और ये क्या बोल रहा है? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये भी बिल्कुल नहीं है डिसलेक्सिया से रिलेटेड। ठीक है। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पढ़ने की अक्षमता आ रही है, यानी बच्चा क्या है, ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, इन एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। अब ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है, और वही बात यहाँ पे बोली गई है। लेकिन 4 वाला ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है इसमें। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या है? सिंपल सी बात है कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी किसमें? पढ़ने में। यही पढ़ा है आपने डिसलेक्सिया में। तो इस तरीके से पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, किसका? 2019 वाले का। ठीक है। इससे पहले मैं आपको 2018 वाले दोनों पार्ट करा चुका हूं। जो बच्चे अभी पहली बार जुड़े हैं वो जाके सीडीपी की जो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल पे, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। सारी वीडियोस हैं, और एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर करके जाइएगा। ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो बच्चा करेगा, यकीन मानिए, जो मैं टारगेट किया है 30 आउट ऑफ 30, ठीक है, डेफिनेटली आप इसको अचीव कर पाओगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अ प्रीसियस टाइम। जल्द मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम आए हैं ना, वो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं ना, उन तक फॉरवर्ड जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।